वेलकम टू एक्विजिटिव एजुकेशन। दिस इज योर एजुकेटर शिवम और आज आप लोगों के लिए मैं फिर से एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। एसएससी सीएचएसएल का जो 2 जुलाई 2019 को हुआ था उसी की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आज मैं अपनी वीडियो में आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए थे जनरल अवेयरनेस के पेपर में, जो कि 25 क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने मॉर्निंग शिफ्ट की वीडियो डाल दी है जो कि 2 जुलाई 2019 को हुआ था। अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके उसे भी देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से क्लियर करिए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ग्रेटा थनबर्ग द टीनेज सेंसेशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्रूसेडर इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज। यहाँ पूछा जा रहा है जो ग्रेटा थनबर्ग हैं वो काफी ज्यादा सेंसेशन आप कह सकते हैं टीनेजर हैं और ये काफी ज्यादा न्यूज में रही थी पिछले साल। न्यूज में क्यों रही थी? क्योंकि एक स्पीच दी थी इन्होंने क्लाइमेट पे, जो कि अवेयरनेस फैलाने के लिए। वहां पे इन्होंने काफी ज्यादा अच्छी स्पीच दी थी और इनका जो बचपन रहा है, बचपन से ये काफी ज्यादा एक्टिव रही हैं। इनकी बायोग्राफी मैंने कवर कर रखी है, मतलब पढ़ रखी है। तो वहां पे मैंने पढ़ा था कि जो ग्रेटा थनबर्ग थी, इन्होंने बचपन से ही, मतलब कि इन्हें एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा प्यार था। उन्होंने बहुत छोटी क्लास से ही अपने स्कूल में ही एक तरीके से धरना कर दिया था एनवायरनमेंट बचाने के लिए। तो इनका काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं ये एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा अटैच है एनवायरनमेंट से, इसलिए ये उसके लिए बहुत कुछ करती हैं। ये काफ़ी उम्र इनकी जो है आप मान सकते हैं कि 17 साल की हैं ये। और इन्होंने जो मूवमेंट किया था अपने स्कूल के अंदर वो था स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, मतलब कि एनवायरनमेंट को चेंज, उसको अच्छा करने के लिए, वहाँ पे पॉल्यूशन कम हो, इन सभी बातों को देखते हुए वो इसके लिए काम करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। अवार्ड जो है वो राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला हुआ था, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और जो आपका सवाल है कि ये किस यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो वो है वो स्वीडन है, मतलब कि स्वीडन से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी आफ्टर द 2019 लोकसभा इलेक्शन। पूछा जा रहा है कि कौन है लीडर कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की 2019 लोकसभा इलेक्शन के बाद। तो आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो भी ऑप्शन होता है या फिर जो भी राइट ऑप्शन होता है वो मैं पहले से ही दिखा देता हूँ, और ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत आपके दिमाग में ये रहे कि आंसर क्या है, और साथ ही साथ ये भी आप, जब तक मैं एक्सप्लेन करूंगा उन चीज़ों को, आपके सामने उसका आंसर रहना चाहिए, जिससे कि वो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी दे सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी जी हैं जो कि मतलब लीडर हैं कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की 2019 लोकसभा इलेक्शन के बाद। थोड़ा सा और जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि ये 1855 में फाउंड हुआ था। इसके प्रेसिडेंट जो है वो सोनिया गांधी हैं, चेयरपर्सन भी सोनिया गांधी ही हैं, और सोनिया गांधी जो है वो पार्टी लीडर बनी थी 1998 के अंदर। तो ये बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु इज द वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम दैट इज प्लेइंग द वर्ल्ड कप 2019 इन इंग्लैंड। पूछा जा रहा है कि कौन था वाइस कैप्टन जब इंडिया ने वर्ल्ड कप 2019 खेला था इंग्लैंड के अंदर। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो थे वो इंडियन वाइस कैप्टन थे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वाइस कैप्टन की बात की गई है। और अगर हम लोग कैप्टन की बात करें तो विराट कोहली थे और इंग्लैंड में ये हुआ था। और रोहित शर्मा को आप कह सकते हैं अर्जुना अवार्ड मिला था 2015 में। ये भी बहुत काफ़ी अच्छी बात है कि उन्हें एक अर्जुना अवार्ड मिल चुका है। अर्जुना अवार्ड जो है वो प्लेयर्स को मिलता है जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है उस पूरे साल के अंदर, उस पूरे दौरान उस प्लेयर की जो परफॉर्मेंस रहती है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, तो उस प्लेयर को अर्जुना अवार्ड मिलता है। बांग्लादेश डिफीटेड डैश इन देयर वेरी फर्स्ट मैच ऑफ द 2019 वर्ल्ड कप हेल्ड इन जून 2019 इन इंग्लैंड। अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसी से ही है कि उस समय जब बांग्लादेश का मैच हुआ था तो किस कंट्री को उसने हराया था उनके सबसे पहले मैच में ही। तो जो कंट्री थी वो कंट्री थी आपकी साउथ अफ्रीका। और थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में समझते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, जो करेंसी है वो बांग्लादेशी टाका है। और आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मतलब कि वो के घर ही समझ लीजिए रॉयल बंगाल टाइगर का। और जो पीएम है वो है शेख हसीना। साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका में दुनिया का जो प्लेटिनम मेटल है, मतलब पूरी दुनिया में 90% प्लेटिनम मेटल्स जो है वो आपका साउथ अफ्रीका में निकलता है। और 41% ऑफ ऑल द गोल्ड, मतलब कि पूरे दुनिया में जितना गोल्ड मिलता है उसमें 41% साउथ अफ्रीका में मिलता है। साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं रिच है रिसोर्सेज के मामले में।
इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज यूबंटू? यूबंटू आप कह सकते हैं ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन लिनक्स मतलब ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आप लोग विंडोज यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, ज़्यादातर कंप्यूटर्स पे विंडोज रहती है, उसी तरीके से एक यूबंटू भी है। ये भी एक विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। और आपको बता दूं यूबंटू जो है वो यूके बेस्ड प्राइवेट कंपनी है, ये समझ जाइए। और इसको फाउंड किया था मार्क शटलवर्थ ने, और जो कि साउथ अफ्रीकन थे। ये बात भी आप समझ जाइए, साउथ अफ्रीका का नाम आया था पहले, और ये भी देखिए कोइंसिडेंटली सेम सवाल ही पूछ लिया गया, रिलेटेड सवाल ही पूछ लिया गया। अब देखिए ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विंडोज़ हो गया आपका, यूबंटू हो गया, मैक के जो होते हैं, जो एप्पल के होते हैं वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रामविलास पासवान इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी? पूछा जा रहा है किस पार्टी के जो है वो प्रेसिडेंट हैं रामविलास पासवान जी। तो लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके ये प्रेसिडेंट हैं। रामविलास पासवान के बारे में बात करें तो ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है, जैसे कि बताया, मतलब पार्टी का नाम आ ही गया तो आप समझ गए होंगे। बिहार से ये जो है वो पॉलिटिशियन बने हैं। साथ ही साथ ये कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, और इनके अंदर जो आती है मिनिस्ट्री वो है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर इनकी कमिटी मतलब इनकी जो मिनिस्ट्री है वो आती है। साथ ही साथ जो ये इनकी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उनको इन्होंने 2000 में फॉर्म किया था। साथ ही साथ इस टाइम पे जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है चिराग पासवान। तो ये है थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। Which of the following river is popularly known as दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा नाम से किस रिवर को कहा जाता है, किस रिवर को बुलाया जाता है? तो गोदावरी रिवर है, जिसे हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी बुलाते हैं। गोदावरी रिवर जो है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। साथ ही साथ जो इसका सोर्स है वो महाराष्ट्र से है। ओके, महाराष्ट्र से ये निकलती है। और आपको बताऊं मैं गंगा रिवर के बारे में, तो गंगा रिवर जो है वो गंगोत्री रिवर से ओरिजिनेट होती है, जो वेस्टर्न हिमालयाज में है, और उत्तराखंड स्टेट से निकलती है ये, अगर हम गंगा रिवर के बारे में बात करते हैं तो। साथ ही साथ आपका नेक्स्ट सवाल आता है 124th अमेंडमेंट बिल 2019 डील्स विथ, किस चीज के साथ जो है 124th अमेंडमेंट बिल बात करता है? तो वो है इकोनॉमिक रिजर्वेशन। यहाँ पे आप लोग को याद हो तो पिछले साल ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि इस इकोनॉमिक मतलब इस अमेंडमेंट बिल में ये बात हुई थी कि 10% रिजर्वेशन मिलेगा उन लोगों को जो कि इकोनॉमिकली जो है वो पिछड़े हुए हैं, मतलब जो कि जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, वो चीज़ें नहीं जान पाते हैं, कई सारे काम वो नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें 10% रिजर्वेशन मिलने की बात कही गई थी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उन्होंने इस चीज़ को मतलब इंट्रोड्यूस करवाया था, और जो डेट थी वो थी जनवरी 2019। अगर हम लोग बात करें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, तो जो उसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं मिस्टर थवार चंद गहलोत, उनके मतलब अंडर में ये मिनिस्ट्री आती है। Which of the following banks was authorized to issue इलेक्टोरल बॉन्ड्स? इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो किस बैंक ने मतलब बताया था कि वो अब उसे इशू करेंगे? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये चीज़ बताई थी। आपको मैं और बताना चाहूँगा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है वो भी हमारे जो 2017 का जो फाइनेंस बिल आया था उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया था। साथ ही साथ फाइनेंस बिल मतलब जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है इसे जनवरी 29, 2018 में भी एक बार और इसे न्यूज़ में लाया गया था। और साथ ही साथ हमारी जो एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने इस स्कीम को बनाया, मतलब एक स्कीम थी जिसके अंदर अगर ये बात आती थी कि जो पार्टी होती हैं जिन्हें अपनी पार्टी में जब चुनाव आते हैं तो वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो जो बॉन्ड है वो अब हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पे उन्हें देगी या फिर उनके नाम से चीज़ें रखेगी। इस तरीके की बातें आती थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल जो है इस पे आया था 1955 में। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आता है। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 60% ऑफ स्टैक ले रखे हैं, मतलब जो उनके अंदर आता है। तो ये सारी बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आफ्टर द स्वेरिंग इन ऑफ द न्यू यूनियन गवर्नमेंट इन May 2019, who of the following was allocated the portfolio of youth affairs and sports? किस इंसान को आप कह सकते हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का जो मिनिस्ट्री है पोर्टफोलियो है वो मिला था? तो जैसे आप फोटो में देख सकते हैं और नाम भी यहाँ पे लिखा है, किरण रिजिजू जी को मिला था, और इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है, काफ़ी अच्छे, मतलब ये हर साल कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी चीज़ करते रहते हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर। लोगों के लिए स्पोर्ट्स में काफ़ी सारी फील्ड खोल रहे हैं, लोगों के लिए अलग अलग मतलब आप कह सकते हैं टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, जिससे कि काफ़ी बढ़िया जो है आप इन्वायरमेंट इंडिया में अब बन रहा है।
किरण रिजिजू के बारे में बात करें तो ये एक इंडियन लॉयर थे, साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिशियन है। दोनों इंडियन पॉलिटिशियन जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश से हैं और इनके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी आती है। तो ये दोनों ही मिनिस्ट्री किरण रिजिजू जी के भी साथ मतलब अंडर आती है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपके जो ऑप्शन है वो सामने है और राइट ऑप्शन है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इससे ज़्यादा आपको इससे ज़्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका लेवल भी नहीं आएगा। सिर्फ आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हर साल या फिर मैं कह दूं कि हर पेपर में एक फुल फॉर्म जरूर आता है और मैं अभी तक जैसे आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं इस हिसाब से आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी करवा दूंगा। तो सारी वीडियोस को देखिएगा जिससे कि आपकी ज़्यादा अच्छी हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ जब मैं ये सारी वीडियोस कंप्लीट करवा दूंगा तो मैं आप लोगों के लिए एक एनालिसिस वीडियो भी लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके का पैटर्न रहा है, किस तरीके के सवाल जो है वो एसएससी पूछती है CHSL पेपर में या फिर उसी लेवल के जितने पेपर्स होते हैं उन पेपर्स में। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है, द फेमस द्वारिकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। किस रिवर के बैंक पे जो द्वारिकाधीश टेम्पल है गुजरात के अंदर वो आता है? तो वो जो रिवर है उसका नाम है गोमती। गोमती रिवर के बैंक पे जो है वो द्वारिकाधीश टेम्पल आता है। थोड़ा सा समझते हैं गोमती रिवर के बारे में। तो गोमती रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है गंगा की। द्वारिकाधीश टेम्पल जो है उसे जगत मंदिर भी कहा जाता है और ये जो है वो लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है, मतलब कि उनके लिए बनाया जाता है। द्वारिकाधीश को हम लोग किंग ऑफ द्वारिका भी कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि कृष्ण भगवान वहाँ के राजा थे, तो इस हिसाब से इसका नाम लाया गया था। गुजरात के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये रिवर जैसे आप मान सकते हैं कि ये रिवर और टेम्पल दोनों ही गुजरात में है। तो जो गुजरात है उनका उसका कैपिटल है गांधीनगर। गवर्नर के बारे में बात करें तो आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं और जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है विजय रूपानी। तो ये सारी बातें थी गुजरात के बारे में। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है, फेमस राइटर एंड कांग्रेस लीडर शशि थरूर won the 2019 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला। केरला की किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो शशि थरूर हैं कांग्रेस के लीडर और राइटर भी हैं वो एक बहुत ही अच्छे, तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशंसी से जीते थे? सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस हो रहा होगा। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपका तिरुवनंतपुरम है, तो उससे वो लोग ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। ठीक है, अब देखिए शशि थरूर के बारे में बात करते हैं। तो ये एक इंडियन पॉलिटिशियन राइटर हैं और साथ ही साथ ये एक फॉर्मर इंटरनेशनल डिप्लोमेट भी रह चुके हैं और 2019 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, जो कि इनकी बुक थी एक एन एरा ऑफ डार्कनेस। एक नॉन फिक्शन बुक है ये जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। In December 2019, the National Payments Corporation of India developed a mobile payment app named as Dash। किस मतलब कि आप कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऐप है जिसको हमारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने डेवलप किया था। और ये एक पेमेंट ऐप है जिससे कि आप लोग पेमेंट कर सकते हैं बारकोड स्कैन करके, ऑनलाइन पेमेंट कर करके। तो दिसंबर 2016 में बनाया गया था इंडिया की तरफ से ही। तो वो जो ऐप था वो था भीम। भीम के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है वो हो जाता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और जैसा कि NPCI ने बनाया था इसे और इसे लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। NPCI के बारे में बात करें तो इसे बनाया गया था 2008 के अंदर। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और जो इसके MD और CEO हैं वो हैं दिलीप असबे। थोड़ा सा केरला के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केरला के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही साथ CM जो हैं वो पिनरई विजयन है और जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है और ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे मलयालम यूज होती है। अब देखिए हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको चाहे थोड़ी देर बाद ही बताऊँ लेकिन सारी चीज़ें बताऊँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड है रैम, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, और साथ ही साथ एक रोम होती है। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों ही जो टर्मिनोलॉजी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज by Benjamin Franklin lead him to gain a better understanding of lightning and eventually to get the invention of the lightning rod। तो कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा जो किया गया था जिससे उन्हें पता चला था कि वो लाइटनिंग को समझ पाए थे और साथ ही साथ लाइटनिंग रॉड भी उन्होंने इन्वेंट कर दी थी। तो फ्लाइंग ऑफ अ काइट आपको पता होगा कि ये एक बार बाहर गए थे, फिर उन्होंने पतंग उड़ाई लेकिन पतंग में वहाँ पे कह सकते हैं आप मांझा नहीं था। वहाँ पे इन्होंने रॉड मतलब क्या कह सकते हैं कि एक रॉड को यूज़ किया था उस पतंग को उड़ाने के लिए। अब वहाँ पे लाइटनिंग उस रॉड पड़ी थी और जल के खाक हो गई थी। तो वहीं से इन्हें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिली लाइटनिंग के बारे में।
बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बात करें तो एक अमेरिकन पॉलीमैथ थे और इनको कहा जाता है ये फाउंडिंग फादर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। साथ ही साथ इन्हें टाइटल मिला हुआ है द फर्स्ट अमेरिकन, क्योंकि इन्होंने जो है वो कॉलोनियल यूनिटी की थी, तो उसके लिए इन्हें द फर्स्ट अमेरिकन का जो टाइटल है वो भी मिला हुआ है। Which of the following gases has an odor that is similar to the odor of the rotten eggs? मतलब कि एक सड़े हुए अंडे की जो खुशबू है वैसी खुशबू है चारों ऑप्शंस में से किस गैस की है? तो जो गैस है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस की जो महक है, आप कह सकते हैं उसकी स्मेल है, वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे एक सड़ा हुआ अंडा है। अगर आपने कभी सूंघी हो तो आपको पता होगा, केमिस्ट्री लैब्स में ये मतलब रखी जाती है। आखिर इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं, लेकिन हाँ मतलब इसे मतलब सूंघाते नहीं है, ऐसे नॉर्मली नहीं इसे देते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है इसकी महक। अगर आपको मौका मिले तो अकेले में सूंघिएगा इसे ज़रूर। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, फ्लेमेबल है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये एयर में आग लगा देगी, अपने अंदर ब्लू कलर की फ्लेम इसमें निकलती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारा ये है वो इसके हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। एक डांस है मोहिनीअट्टम, और इस डांस का पूछा गया है कि जो इसमें साड़ी पहनाई जाती है उसमें जो एम्बलम लगाया जाता है नीचे की तरफ वो किस कलर का होता है? तो वाइट स्लैश ऑफ वाइट कलर का होता है, जो कि काफ़ी देखने में बढ़िया लगता है। आप देखिए ये कॉस्ट्यूम बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम है, अच्छी ड्रेस है ये। और आपको बताऊं मैं थोड़ा सा इसके बारे में, ये जो डांस है ये क्लासिकल डांस है केरला से ही। केरला में कथकली भी है, वो भी वहाँ का क्लासिकल डांस ही है। जो वर्ड है मोहिनी यहाँ जो यूज़ हुआ है वो मोहिनी जो है वो एक फीमेल अवतार था विष्णु गॉड, जो मतलब हिंदू के जो विष्णु गॉड हैं उनके लिए, अगर हम लोग इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से चलें तो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कथकली और यहाँ मोहिनीअट्टम जो दोनों डांस हैं, क्लासिकल डांस हैं, इनके बारे में नृत्य शास्त्र जो है उसके बारे में, मतलब उसमें उस बुक में इसके इन दोनों ही डांसेस के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द मदर ऑफ महात्मा गांधी वॉज, तो पुतलीबाई। काफ़ी आसान सवाल था, और ऐसे ही सवाल आते हैं, इतना ज़्यादा लेवल नहीं होता है। कुछ सवाल होते हैं जिनका लेवल बहुत हाई होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। साथ ही साथ कस्तूरबा बाई जो हैं वो महात्मा गांधी जी की वाइफ थी, तो ये भी आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। दी 72 एनुअल कैनन्स फिल्म फेस्टिवल 2019 वॉज हेल्ड इन, कौन सी जगह पे ये फिल्म फेस्टिवल हुआ था? तो फ्रांस के अंदर हुआ था ये फिल्म फेस्टिवल। 2020 में पोस्टपोन्ड हो गया, आपको पता है कोविड-19 में पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया इस फेस्टिवल को। साथ ही साथ मैं बता दूंगा आपको कि 2021 में ये होगा। जो डेट बताई गई है वो है 11 मई 22 मई, मतलब इन दोनों डेट के बीच में होता है। काफ़ी दिनों तक चलता है ये फेस्टिवल। और जब ये फाउंड किया गया था वो है डेट आपकी 20 सितंबर 1946 में। उस टाइम पे इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहा जाता था, फिर उसका नाम चेंज कर दिया गया। द सिटी ऑफ बेलागावी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में आती है ये? तो ये है कर्नाटका में। अब देखिए ये जो आप कह सकते हैं सिटी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बताया गया था कि इस स्टेट को आप कह सकते हैं सेकंड कैपिटल ऑफ कर्नाटका बताने की बात कही गई थी, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से इस बात को प्रपोज्ड किया गया था। साथ ही साथ कर्नाटका के बारे में बात करें तो जो कैपिटल है वो है बेंगलोर, और गवर्नर के बारे में बात करें तो वजुभाई वाला, और सीएम जो है वो है BS येदियुरप्पा, और ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे यूज होती है कन्नड़। तो ये थी कुछ बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड। Which of the following types of bank accounts does not earn any interest for the bank account holder? मतलब कि कौन सा ऐसा अकाउंट होता है बैंक में जिससे कि जो बैंक को बिल्कुल भी उससे कमाई नहीं होती है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है मतलब अकाउंट होल्डर को। तो करंट अकाउंट के अंदर अगर आपके पैसे हैं डिपॉजिट, तो वहाँ से आपको उस पर कोई किसी तरीके का जो है वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इन 1872 लॉर्ड मायो द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया वॉज एसेसिनेटेड इन, कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी? तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी, और इन्हें चाकू मार के मार दिया गया था, जो कि अब बुरी बात थी। और पोर्ट ब्लेयर के बारे में बात करते हैं तो जो ये कैपिटल है आपकी अंडमान निकोबार आइसलैंड की, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, तो वो हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। चीफ सेक्रेटरी में बात करें तो चेतन भूषण सांघी IAS जो हैं वो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं अंडमान निकोबार के। ओके, 24th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हाउसेज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है हेडक्वार्टर वो है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो 11 नवंबर 1919 के अंदर इसे फाउंड किया गया था। CEO और MD जो हैं वो इसके वो हैं श्री राजकिरण राय जी।
तो ये हैं उनके सीईओ। और ये भी मैं बता दूं आपको कि 30 अगस्त 2019 को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने आंध्रा बैंक को और कॉर्पोरेशन बैंक को, इन दोनों ही बैंक को मर्ज कर दिया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, नेम द एलिमेंट दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन ए कंपाउंड टू क्लासिफाई इट एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि अगर आपको बताना पड़े कि कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो आपका एलिमेंट है, वो है कार्बन। कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये एक नॉन मेटेलिक और टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, एलिमेंट है। और एलोट्रोप जो है उसके मेन जो है वो ग्रेफाइट और डायमंड है। ग्रेफाइट जो है वो ब्लैक कलर का होता है और जो डायमंड की अपीयरेंस है वो क्लियर होती है, आप आर पार देख सकते हैं उससे। कार्बन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाता है, 4 अलग अलग बॉन्ड बना सकता है ये, और इसी हिसाब से कार्बन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी आज की वीडियो। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था 2 जुलाई 2019 के आफ्टरनून शिफ्ट के सभी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आंसर। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो तभी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद, जय भारत।